नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और आज की मुख्य खबर में सबसे पहले मैं आपको बताऊं वैक्सीनेशन के बारे में। तो अभी तक वैक्सीनेशन के बारे में कोई आधिकारिक सूचना हमारे पास नहीं है। और हनुमानगढ़ जिला सहित भादरा तहसील में भी कोई प्लान वैक्सीनेशन को लेकर अभी नहीं बनाया गया और बनाए गए हैं देर शाम तक। अगर सूचना आती है हमारे पास तो हम कमेंट के जरिए भी आपको चैनल पर इसकी सूचना दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों, आज हम भादरा आसपास खबरों की भी चर्चा करेंगे, मंडी के भाव के साथ मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। और आज जो चुनाव हुए हैं दोस्तों 9 जगह भादरा तहसील में पंचायत के तहत, उन चुनाव के बारे में भी संक्षिप्त में जल्दी से आपको उसका रिजल्ट भी बताएंगे और समीक्षा करेंगे। दोस्तों, आज किस कदर ये जो वर्तमान में भादरा का जो प्रिंस नाबालिग बर्बरता का प्रकरण था वो किस प्रकार आज गहराया, और कल 30 तारीख को कौन नेतृत्व कर रहा है सभा का, इसके बारे में विस्तार से आपको आज जानकारी देंगे। इससे पहले मैं आसपास के खबरों की आपको बता देता हूं। 1 अक्टूबर को दोस्तों सावा पूर्णतया चक्का जाम रहेगा, बंद रहेगा। सावा नज़दीकी कस्बा हम इसको मान सकते हैं, वो जाम रहेगा क्योंकि जिस प्रकार से अशोक गहलोत द्वारा सरकार द्वारा 348 विद्यालयों को, जो हिंदी मीडियम के भी थे लगभग उनमें 250 के लगभग विद्यालय थे, कन्या विद्यालय थे, उनको अंग्रेजी में कन्वर्ट करने को लेकर, तब्दील करने को लेकर संघर्ष हो रहा है जगह जगह। और उसी को लेकर सावा कस्बा में दोस्तों विशाल जुलूस प्रदर्शन भी जारी है। और बच्चियों द्वारा दोस्तों, बच्ची जो होती है, बच्चियां 5-5, 7-7, 10-10 साल की, 15 साल की नाबालिग बच्चियों द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और सब कस्बे के मुख्य मार्गों से, बाजारों से, गलियों से होते हुए तिरंगे के साथ और हाथ में तख्तियां लेकर कि कन्या शिक्षा को खत्म नहीं किया जाए। और दोस्तों, ये मांग जो है प्रमुख रूप से इनकी वो मांग है जो गीता देवी लंबोरिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसको यथावत रखा जाए, उसको अंग्रेजी में तब्दील ना किया जाए, अंग्रेजी माध्यम में। और अंग्रेजी माध्यम के लिए सावा कस्बे में जो अन्य कई स्कूल के भवन भी जर्जर अवस्था में पड़े हैं, बंद पड़े हैं, उनमें अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलकर एक अलग से सौगात दी जाए। तो ये मांग है। और 21 सितंबर से चल रहे इस छात्राओं के आंदोलन को लेकर दोस्तों उनके समर्थन में पूरा सावा कस्बा जुट रहा है। और 1 अक्टूबर को 9 बजे से मेन बस स्टैंड से बंद की शुरुआत की जाएगी। तो ये जो संघर्ष चल रहा है दोस्तों, ये बालिका शिक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, भादरा कस्बे का मैं जिक्र करूं तो भादरा कस्बे में मुख्य सीवरेज की पाइपलाइन डालने के बाद में मेन रोड पर सड़क बनाने का काम जारी था, जो कि एक साइड की सड़क सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेके और अंबेडकर चौक तक कंप्लीट कर ली गई है। ये बहुत अच्छी बात है, एक साइड की। और दूसरी साइड की सड़क जो है, कल से जो पुरानी सड़क है टूटी फूटी, उसको खोदने का कार्य प्रारंभ किया गया है। और संभवतः 1 से 2 महीने में ये सड़क भी कंप्लीट कर ली जाएगी, अगर जल्दी से तत्परता से ये कार्य करें तो। क्योंकि जिस प्रकार से ये कार्य चल रहा है, ये 3 से 4 महीने के बीच में एक साइड कंप्लीट हुई है, लेकिन जिस प्रकार से जल्दी से काम कराने की कवायद चल रही है। और ऐसे पालिका जो जनप्रतिनिधि है एक प्रकार से रफीक कुरैशी का हम माने तो उनके द्वारा कहा गया कि जल्दी से इस सड़क को पूर्ण करवाएंगे। तो कुल मिला के दीपावली से पूर्व अगर ये सड़क कंप्लीट होती है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा बाजार में अवरोधक गतिरोध जारी रहेगा, क्योंकि बाजार में दीपावली के समय भीड़ भाड़ अत्यधिक होती है। इसको लेकर दोस्तों, अगर ये टारगेट बनाकर दीपावली से पूर्व ही इस सड़क को, दूसरी साइड को भी कंप्लीट कर लिया जाए, इतनी तत्परता से काम किया जाए, तो बाजार के सभी वार्डों के लोग सुकून की सांस लेंगे और इसका एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। तो कुल मिला के अन्य खबरों के बारे में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे बोजला सहित जो 9 के करीब चुनाव थे भादरा तहसील में पंचायत के, उनमें क्या क्या रिजल्ट रहा। दोस्तों, बोजला ऐसी सीट थी और यहाँ नथुराम के अलावा राजेंद्र मेघवाल
आमने सामने सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। तो दोस्तों नथुराम को यहाँ 1131 मत मिले, जबकि राजेंद्र को 1358 मत मिले और 227 वोटों के साथ राजेंद्र मेघवाल ने शानदार जीत दर्ज की है और नोटों पर 20 वोट पड़े थे। इसके अलावा दोस्तों गढ़ड़ा में वार्ड पंच का चुनाव था, वार्ड नंबर 7 का, जिसमें से राजेश बूरा जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और छानीबड़ी के 2 वार्डों के चुनाव थे दोस्तों कल माफ कीजिएगा, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 7 के चुनाव थे। तो वार्ड नंबर 8 में ज्योति निर्विरोध निर्वाचित हुई है वार्ड पंच के रूप में, और वार्ड नंबर 17 से किरण निर्विरोध निर्वाचित हुई है वार्ड पंच के रूप में। तो दोस्तों इसके साथ कलाना के वार्ड नंबर 2 का जिक्र करें तो वहां पंच के चुनाव में कृष्णा 234 वोट के साथ 47 वोटों से यहाँ चुनाव जीती है और प्रियंका को यहाँ 187 मत मिले, जबकि 17 वोट यहाँ रद्द किए गए दोस्तों। इसके अलावा 3 वोट नोटों पर पड़े। मोटसरा के वार्ड नंबर 9 का भी वार्ड पंच का चुनाव था दोस्तों, और मोटसरा में मोनिका को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। इसके अलावा सेरडा के वार्ड नंबर 14 में भी चुनाव था वार्ड पंच के लिए, तो कांता यहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुई है। और कुंजी में भी वार्ड नंबर 2 का चुनाव था और वार्ड नंबर 2 कुंजी में दयाराम निर्विरोध निर्वाचित हुए। कणाऊ के भी वार्ड नंबर 2 में वार्ड पंच के लिए चुनाव था, रामकुमार यहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो दोस्तों कुल मिला के ये थे दोस्तों। अब हम समीक्षा करेंगे उस मामले की जिस मामले को लेकर भादरा कस्बे में लगातार तनाव की स्थिति है, और कल 30 सितंबर को एक बड़ी सभा के रूप में जो नाबालिग प्रिंस है उसको न्याय के रूप में जो है आयोजित की जा रही है, उसके ऊपर भी हम आपको डिटेल बताएंगे दोस्तों। तो मैं सबसे पहले आपको सिलसिलेवार घटनाक्रम बताता हूँ। 20 सितंबर को प्रिंस को पनिशमेंट एक प्रकार से किया गया था, यातनाएं दी गई थी उस मसाला गोदाम में ले जाकर, जो नूर बाईपास पर मोती प्लेस होटल के पीछे बना हुआ है। वहाँ 20 सितंबर को शाम को ये यातनाएं दी गई, जिसके वीडियो आपने पूरे राजस्थान में देखे होंगे। उसके बाद में 21 सितंबर को जो वीडियो वायरल हुए उसको लेकर भादरा कस्बे सहित कई जगह तनाव व्याप्त हो गया और विवेकानंद अस्पताल में प्रिंस को घायल अवस्था में, एक प्रकार से व्यथित अवस्था में भर्ती कराया गया। उसके बाद में उसको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्रिंस को हनुमानगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, लेकिन डॉक्टर्स रिपोर्टों में क्या है दोस्तों, ये चीज़ देखने वाली है। और जिस प्रकार से डॉक्टर्स रिपोर्ट हनुमानगढ़ अस्पताल की हो या भादरा अस्पताल की हो दोस्तों, बेहद साधारण स्थिति बनाकर एक प्रकार से 16+1 की स्थिति दर्शाकर जो है सामान्य दिखाने का प्रयास इसमें किया गया। तो क्या प्रिंस की, इसमें 2 चीज़ें हैं दोस्तों, कि क्या प्रिंस की प्राइवेट पार्ट में इतनी साधारण मार है कि वो चोट के रूप में भी चिकित्सक उसको दर्शाने से जो है चूक रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उचित नहीं समझ रहे हैं, या फिर दोस्तों बहुत बड़े दबाव के तहत इस मामले को छुपाया गया है। रिपोर्ट जो है वो किसी के बहकावे में आकर झूठी रिपोर्टें अस्पतालों की बनी है। दोस्तों ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और इसको लेकर अब 30 सितंबर को व्यापक स्तर पर आंदोलन होने जा रहा है। और दोस्तों उसी की परिणति आज 29 सितंबर को जो पोक्सो अदालत है हनुमानगढ़ जिले की, वहां सुनवाई के तहत जो अर्जी दी गई थी आरोपियों की जमानत को लेकर, वो अर्जी स्वीकार कर ली गई और दोनों आरोपियों को जमानत आज मिल चुकी है। ये दोस्तों संभवतः मेडिकल रिपोर्ट के चलते हुआ है। तो क्या था पूरा प्रकरण और किस प्रकार से इसको चिकित्सकों ने या फिर दबाव में इसको हल्का बना दिया गया, या फिर ये मामला बेहद साधारण है,
ये चीज़ें दोस्तों गौर करने वाली है। अगर ये चीज़ उसकी रिपोर्ट जो है वो साधारण है, तो हनुमानगढ़ से प्रिंस के परिजनों द्वारा क्यों जयपुर के एसएमएस में ले जाकर प्रिंस को भर्ती कराना पड़ा। और दोस्तों वहां से हमने प्रिंस के पिता से बात की, तो प्रिंस के पिता ने कहा कि प्रिंस का एक पांव सुन्न हो चुका है और दूसरे पांव में ज़बरदस्त दर्द हो रहा है और उसके गुप्तांगों में, प्राइवेट पार्ट में बहुत तेज के साथ दर्द हो रहा है और पेट में भी व्यापक गड़बड़ियां हैं। उसको लेकर प्रिंस की हालत दिन ब दिन जो है बदस्तूर होती जा रही थी। उसको लेकर ही एसएमएस में प्रिंस को भर्ती कराया गया है। तो दोस्तों यहाँ एक प्रकार से विरोधाभास आ रहा है, क्योंकि हनुमानगढ़ से उसको छुट्टी दे देना और उसके बाद में परिजन घर नहीं ले जाकर बच्चे की तबीयत को लेकर जो है जयपुर एसएमएस में ले जाते हैं और एसएमएस में बच्चे को भर्ती किया जाता है। ये बेहद साधारण परिवार से है, गरीब परिवार से है। संभवतः बच्चे की स्थिति को देखकर वहाँ के चिकित्सकों ने उसको भर्ती किया होगा। तो क्या हनुमानगढ़ अस्पताल की जो नॉर्मल रिपोर्ट दी गई है वो रिपोर्ट किसी के दबाव में दी गई? दोस्तों बहुत बड़ा जांच का विषय है। इसको लेकर भी आंदोलन होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। किसी भी अस्पताल द्वारा, चिकित्सकों द्वारा एक बच्चे के जीवन से खिलवाड़ करते हुए इस प्रकार की रिपोर्ट अगर झूठी रिपोर्ट दी जाती है तो उनके विरुद्ध मामला बनता है दोस्तों, चाहे वो भादरा अस्पताल के चिकित्सक हो या हनुमानगढ़ अस्पताल के चिकित्सक हो। इसके बाद में अगर मैं जिक्र करूं तो दोस्तों 22 सितंबर को जो है हनुमानगढ़ अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया गया था और 23 सितंबर को यहाँ भादरा में पुलिस की छापेमारी भी चली और जित्तू मानस को सुबह गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में देर शाम को शुभम जांगिड़ को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इसी दिन दोस्तों अगले दिन मैं कहूँ तो परस्पर विरोधी मुकदमा भी छेड़छाड़ के रूप में दर्ज किया गया और ये मुकदमा लड़की के चाचा द्वारा दर्ज कराया गया। तो इसके बाद में दोस्तों जो है 24 सितंबर को शुक्रवार को पोक्सो अदालत हनुमानगढ़ जिले की वहाँ आरोपियों के लिए जो है जमानत याचिकाएं लगाने का विचार भी था, लेकिन वहाँ से 3 दिन का रिमांड आरोपियों को मिला। आरोपियों का 3 दिन का रिमांड अदालत से मिला और जब रिमांड लेकर पुलिस उनको लेकर भादरा थाने में पहुंची तो उनसे व्यापक पूछताछ हुई और पूछताछ में क्या उन्होंने कबूल किया, किस प्रकार की बयान दिए, किस प्रकार से घटना के बारे में, विवरण के बारे में पूरा पुलिस को जानकारी देकर बताया गया। इसके बारे में भी हम आगे मामले की तह तक जाते हुए पूरी जानकारी लेंगे। इसके बाद में दोस्तों 25 तारीख को शनिवार को बाजार के व्यापारियों ने बापूवाला अतिथि सदन में एक बड़ी बैठक की और उसके बाद में जुलूस के रूप में व्यापारियों ने उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और डिप्टी महोदय को भी ज्ञापन दिया और बेटी को न्याय मिले इसको लेकर नारेबाजी करते हुए जो है व्यापारीगण सभी उपखंड कार्यालय पहुंचे थे और उसके बाद में पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया डिप्टी महोदय द्वारा कि हम बाकायदा मामले की छानबीन करेंगे और अगर पीड़ित प्रिंस के 8-10 साथी अगर किसी साइबर अपराध में दोषी पाए जाते तो उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद में 26 सितंबर को रविवार को दोस्तों छापेमारी पुलिस की जारी रही, लेकिन कोई भी आरोपी अन्य 2 आरोपियों के अलावा हाथ नहीं लगे, आरोपी फरार थे। और उधर प्रिंस को रविवार को हनुमानगढ़ से छुट्टी दे दी गई। दोस्तों रविवार को हनुमानगढ़ से प्रिंस को छुट्टी दे दी गई और रिपोर्ट एक प्रकार से सामान्य जैसी दर्शाकर भी ये ठीक है, अब आप इसको ले जा सकते हैं। उसके बाद में 27 तारीख को पॉक्सो अदालत में जमानत की अर्जी को आरोपियों की खारिज कर दिया गया। उसके बाद में 28 सितंबर को प्रिंस को जयपुर के अस्पताल ले जाया गया और वहाँ विभिन्न जांचें करवाने के बाद में एसएमएस अस्पताल में प्रिंस को भर्ती कराया गया। और उसके बाद में दोस्तों 29 सितंबर को हनुमानगढ़ जिला में पोस्को अदालत में आरोपियों को राहत मिली और उनकी मामले की सुनवाई करते हुए उनको
जमानत दे दी गई। तो कल 30 तारीख को जो है सभा आयोजित की जा रही है आरोपी नाबालिग प्रिंस के समर्थन में, प्रिंस के परिजनों के द्वारा, और अनेक नेता भी इसमें शामिल होंगे। और सुखदेव सिंह शेखावत राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कल संभवतः बागडोर संभाली जा सकती है इस प्रकार के आंदोलन की, और रूपरेखा बनाई जा रही है कि क्या ज्ञापन देना है, किस प्रकार की मांग करनी है। और हम आपको विस्तार से अगर मामले के बारे में बताएं तो दोस्तों आज अलग से हमने वीडियोस डाला है। सुखदेव सिंह शेखावत से भी हमने इस मामले को लेकर बात की, और सुखदेव सिंह शेखावत ने क्या कहा इसको लेकर साफ संदेश के चैनल पर अलग से वीडियो आप जरूर देखिएगा। और प्रिंस के ताऊ महावीर शर्मा का भी दोस्तों इसमें एक वीडियो है, उनके द्वारा क्या कहा गया, किस प्रकार से मामले में विधायक बलवान पूनिया का दबाव होना उन्होंने बताया, और किस प्रकार से भादरा से लेकर हनुमानगढ़ तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था दबाव। तो दोस्तों उसके बारे में विस्तार से महावीर शर्मा द्वारा बताया गया, वो भी एक अलग से वीडियो है, जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों कार्तिक डूडी और राजेंद्र सोनी पूर्व रिटायर्ड फौजी दोस्तों समाज सेवी है, उनके भी क्या क्या बयान थे और क्या उन्होंने घोषणा की, किस प्रकार की चेतावनी दी और क्या तैयारियां की जा रही है कल 30 सितंबर को सभा के लिए, आंदोलन के लिए क्या रूपरेखाएं बनाई जा रही है, उसको लेकर उन्होंने भी विस्तार से बयान दिया, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों क्या मांग हो सकती है कल के आंदोलन के दौरान, तो इसके बारे में मैं बताऊं तो नंबर 1, मेडिकल बोर्ड बिठाकर दोबारा प्रिंस की जांच कराने की मांग सर्वप्रथम और मुख्य पायदान पर हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर ही आज जो है आरोपियों को जमानत मिली है। तो ये जांच कराकर और पुनः उनकी जांच जो जमानत उनको दी गई है वो खारिज करने का भी उनकी मांग हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी हो सकती है। इसके अलावा आरोपियों की जमानत खारिज करना भी इसमें शामिल है। और भादरा, हनुमानगढ़ आदि अस्पतालों की चिकित्सकों की जो रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट थी, उनके विरुद्ध भी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की जा सकती है दोस्तों, ये भी कल के एजेंडे में शामिल हो सकता है। इसके अलावा मामले की जांच भादरा में ना कराकर किसी टीम को गठित कर या अन्य किसी पुलिस थाने का या अधिकारी का नाम दिया जा सकता है, जिसको लेकर जांच वहां कराने की मांग भी की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों किस दिशा में जा रहा है ये मामला और क्या क्या आगे इसमें घटनाक्रम आ सकते हैं, मोड़ आ सकते हैं दोस्तों, इसको लेकर कल 30 सितंबर की मीटिंग देखने के पश्चात ही पता चलेगा कि कहाँ ये मामला जा रहा है और आंदोलन का रुख करता है या किसी प्रकार के समझौते की इसमें गुंजाइश है। दोस्तों कस्बे में एक प्रकार से चर्चाएं थी कि दोनों गुटों में आपस में समझौता हो जाएगा और इसमें पैसे के बड़े स्तर पर लेन देन की भी बातें दोस्तों 1 करोड़ तक, 90 लाख 1 करोड़ तक आ रही है। और ये जो प्रिंस के ताऊ है उन्होंने भी स्वीकार किया। तो कुल मिला के अगर लड़की वाला पक्ष जो आरोपी थे जीतू मानस, उनका पक्ष अगर सही है तो दोस्तों इस तरह की खबरों का क्या आधार है। अगर वो सही है और उनकी मांग जायज़ है तो ऐसी खबरों का क्या इसमें आधार है और किस प्रकार से हम माने कि वो मामला सही है, प्रिंस गलत है, या प्रिंस के जो यार दोस्त थे वो जिस प्रकार से वो घटनाओं को अंजाम देने के लिए साइबर अपराध में लिप्त थे, वो एक जांच का विषय दोस्तों। पुलिस को इसमें गहनता से जांच कर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इसके हक में दोस्तों सभी हैं। मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी जो है वो कोई भी हो दोस्तों उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से वीडियोज वायरल हुए प्रिंस को बर्बरता के साथ पीटने के, यातनाएं देने के, दोस्तों वो उसमें जो है एकदम स्थिति क्लियर है कि किस प्रकार से एक नाबालिग युवक को जो है पीटा गया है और वो अपराध जो है वो किया गया है। तो उसके ऊपर भी जो निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। तो ये दोस्तों कुल मिला के कल
के कार्यक्रम है और कल निश्चित रूप से सुखदेव सिंह शेखावत मामले की अगुवाई कर सकते हैं, सभा की बैठक की अगुवाई कर सकते हैं। तो क्या होता है आगे, हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी मामले के ऊपर। इससे पहले दोस्तों मैं ये समीक्षा, आज हम यही विराम देंगे समीक्षा को। अब जल्दी से मैं आपको मंडियों के भाव भी बता देता हूँ और मौसम का मिजाज भी हम आपको जल्दी से बताएंगे। तो आज नौर का भाव सबसे पहले देख लेते हैं। मंडी का नरमा यहाँ 7,000 रुपये तक है, जबकि चना 4850 से 5,061 तक है और सरसों 7200 से 7672 रुपये तक है और ग्वार की बोली 4800 से 5600 रुपये तक लगी। अरंडी की बोली 5500 से 6150 लगी, जबकि मूंग की बोली 4500 से 6950 की लगी है और मोट की बोली 5400 से 6870 की लगी है। राउतसर में नरमा 6500 से 7381 रुपये की अंतिम बोली लगी। हनुमानगढ़ में नरमा देखें तो 7132 रुपये की अंतिम बोली लगी और सरसों की अंतिम बोली यहाँ 7100 से 7736 रुपये की लगी है। और नज़दीकी मंडी सादुलपुर राजगढ़ का जिक्र करें तो ग्वार यहाँ 5630 अंतिम बोली लगी, चना की अंतिम बोली 5150 लगी, मूंग की अधिकतम बोली 6400 लगी, मोट की अधिकतम बोली जो है 6700 लगी और बाजरा की अधिकतम बोली 1525 रुपये लगी और गेहूं की अधिकतम बोली 1925, जौ की 1970 और सरसों की 7600 रुपये। तारामीरा की अंतिम बोली 6510 रुपये लगी, जबकि मेथी की 7000 लगी। जयपुर में अगर देखें तो चना अधिकतम 5300 रुपये में बिका और मूंग 6400 से 7200 रुपये की अंतिम बोली लगी और मोट की अंतिम बोली 7500 से 7600 की लगी जयपुर में। इसके अलावा हिसार में देखें तो सरसों 7800 से दोस्तों 7850 तक अंतिम बोली लगी और सरसा नज़दीकी हरियाणा मंडी में देखें तो नरमा यहाँ 6100 से 7013 की बोली लगी, कपास की बोली 6000 से 6666 की लगी और सरसों की बोली 7300 से 7661 की लगी। ग्वार में दोस्तों पुराने ग्वार में 5000 से 5450 तक की बोली लगी और नए ग्वार में 4000 से 4681 तक की बोली महज लगी। आदमपुर मंडी का जिक्र करें तो नरमा 6200 से 6905 और ग्वार 5500 से 6100 रुपये और सिवानी मंडी का जिक्र करें दोस्तों तो ग्वार यहाँ 5600 से 5670, चना 5150, सरसों 7750, गेहूं 1900 और बाजरा 1600, मूंग 6400, मोट 7000, जौ 2000 और तारामीरा की बोली 6650 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से लगी है। एलनाबाद में अगर नरमा देखें तो 6000 से 7128 की अंतिम बोली लगी है और फतेहाबाद मंडी में देखें तो नरमा 6200 से 6815 और कपास 6100 से 6465 रुपये की अंतिम बोली लगी। तो दोस्तों ये रहे आज के मंडी के भाव। अब मैं जल्दी से आपको मौसम की जानकारी बताऊं तो आज 29 सितंबर को दोस्तों दिन भर में गर्मी और उमस का वातावरण रहा और तापमान 33 से 34 डिग्री के मध्य रहा, जबकि हवा तो 18 से 22 किलोमीटर रफ्तार की प्रति घंटे की रफ्तार से चली और 69% बादल भी छाए रहे। तो कुल मिला के आज उमस और गर्मी का ही मौसम रहा, बरसात की संभावनाएं नहीं थी और रात को भी नहीं है। मौसम रात को भी साफ रहेगा और हवा जो है 11 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तापमान 31 से 32 डिग्री रहेगा रात्रि को, जबकि बादल भी 56% के हिसाब से छाए रहेंगे रात्रि के समय आज शाम रात को। कल 30 तारीख को मौसम कैसा रहेगा दोस्तों? सुबह 6 से 12 बजे अगर देखें तो हल्की बरसात की संभावनाएं व्यक्त की गई है, मात्र 0.3 mm ये ना के बराबर है दोस्तों और हवा 7 से 18 किलोमीटर रफ्तार से चलेगी। हवा यहाँ कम जरूर है। बादल 71% छाए रहेंगे, जबकि 28 से 31% जो है डिग्री जो है तापमान रहेगा। इसके अलावा 12 से अगर शाम को 6 बजे दिन भर का मौसम देखें तो यहाँ भी 11 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और 96% बादल छाएंगे, बादल गहराएंगे। इसके अलावा 0.6 mm बरसात की संभावना यहाँ दिन को है, लेकिन 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर भी रहेगा। उमस और गर्मी का वातावरण भी बना रहेगा, बादलवाई रहेगी, बादल छाए रहेंगे ज़्यादातर। तो शाम को दोस्तों कैसा रहेगा? 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, बादल 96% छाए रहेंगे, तापमान भी
30 से 32 डिग्री का रहेगा। वर्षा नहीं होगी और वर्षा की संभावना शाम से रात्रि तक ना के बराबर है। और इसके अलावा रात्रि को भी देखें तो आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। 11 किलोमीटर की रफ्तार से प्रति घंटा हवा जो है चलती रहेगी। तो उमस का वातावरण कल भी दिन भर जारी रहने की संभावना है। आज के शाम के 7 बजे में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, पूरी कवरेज के साथ और नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राष्ट्र।